Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 27 September 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Aadhaar biometrics and issues associated with its reliability. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. सबसे पहले समझते हैं आधार होता क्या है। आधार कार्ड इज अ 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। इस तरीके का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हम सबको मिलता है जब हम अपना आधार कार्ड फर्निश कराते हैं। तो आधार इज रेगुलेटेड अंडर UIDAI एक्ट। तो एक कानून लाया गया। देखिए, आधार कार्ड तो पहले से ही बनाया जा रहा है, लेकिन फिर इसको बेहतर तरीके से रेगुलेट करने के लिए 2016 में एक कानून लाया गया, UIDAI एक्ट, और इसके अंतर्गत एक अथॉरिटी बनाई गई, UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इस अथॉरिटी की अब जिम्मेदारी होती है आधार रिलेटेड तमाम प्रोविजंस को मैनेज करने की और डेटा को कंट्रोल करने की। ओवरऑल आधार आज कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी अब UIDAI की है। एक बात जो आपको ध्यान रखना है कि आधार कार्ड इज प्रूफ ऑफ आवर रेजिडेंटशिप। तो ये हमारे आइडेंटिटी प्रूफ की तरह काम करता है। इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए प्रूफ ऑफ आवर रेजिडेंटशिप कि हम यहाँ रहते हैं, हमारा ये एड्रेस है। बट आधार कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप का प्रूफ आधार नहीं है। अब आधार का अगर सिग्निफिकेंस देखा जाए, आधार को क्यों लाया गया, तो देखिए, वेलफेयर स्कीम्स जितने भी हमारे देश के अंदर चलते हैं, जैसे मौजूदा टाइम में आप बात कर लें तो MG नरेगा स्कीम है, या फिर PM किसान स्कीम है। इस तरह के जितने भी स्कीम्स चलते हैं, पहले क्या होता था कि उनमें जो फंड एलोकेशन होता था दैट वुड हैपन थ्रू गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड डिपार्टमेंट्स। तो सरकार की तरफ से अगर कोई पैसा एलोकेट किया जाता था फॉर अ पर्टिकुलर स्कीम, तो तमाम डिपार्टमेंट ऑफिसेस से होते हुए वो पैसा अल्टीमेटली बेनिफिशियरीज तक पहुंचता था। तो बीच में कई सारे ह्यूमन इंटरफेस हुआ करते थे। ये ऑफिस है, उसमें बड़ा बाबू, छोटा बाबू, ऐसा वैसा तमाम चीजें होती थी। तो बीच में करप्शन के कारण लीकेज ऑफ फंड का काफी सारा प्रॉब्लम था। मतलब द मनी गोइंग इनटू अनइंटेंडेड डायरेक्शन। बीच में लोगों ने पैसा खा लिया कि फाइल आगे तभी बढ़ाएंगे, तुम्हारा फंड एलोकेट तभी कराएंगे जब तुम हमें कुछ पैसा दोगे। सो दैट वाज द प्रॉब्लम अर्लियर, लीकेज ऑफ फंड। बीच में करप्शन हो गया, लोग पैसा खा गए। घोस्ट बेनिफिशियरीज, कि आदमी है ही नहीं जिसके नाम पे ये स्कीम का पैसा उठाया जा रहा है, वो आदमी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, इसको कहा जाता है घोस्ट बेनिफिशियरी। तो ऑफिस के लोगों ने या जो भी लोग सही पोजीशन में है, पावरफुल पोजीशन में, उन्होंने ऐसे आ, ऐसे आर्बिट्ररी नाम बनाए और उसके बेसिस पे, उन नामों के बेसिस पे वर्चुअल आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करके फंड उठा लिया। तो ये सब तरह के प्रॉब्लम्स थे, लीकेज ऑफ फंड एंड घोस्ट बेनिफिशियरी के। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था, इसको आप अपने आंसर राइटिंग में भी कोट कर सकते हैं। 1985 की बात है ये, कि अगर 1 रुपया भारत सरकार की तरफ से चलता है किसी बेनिफिशियरी के लिए, उस इंटेंडेड बेनिफिशियरी को बस 15 पैसा ही पहुंच पाता है। बीच में 85 पैसा यानी कि 85% पैसा बीच में लीक हो जाता है बिकॉज ऑफ करप्शन। तो आधार की मदद से अब इन तमाम तरह के गवर्नमेंट स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने का एक बेहतर तरीका आ रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसमें बेनिफिशियरी के अकाउंट में सीधा सीधा पैसा ट्रांसफर कर दिया जाए, ह्यूमन इंटरफेस को हटा दिया जाए, जिससे लीकेज ऑफ फंड का प्रॉब्लम या घोस्ट बेनिफिशियरी का प्रॉब्लम खत्म हो जाए। क्योंकि आधार से सही आइडेंटिफिकेशन हो पाएगी, तो फिर घोस्ट बेनिफिशियरी का प्रॉब्लम रहेगा नहीं। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए जरूरी है 3 चीजें। सबका अपना अकाउंट होना चाहिए। इसके लिए चलाया गया था जनधन योजना, जिसमें लगभग 50 करोड़ लोगों का अकाउंट खोला गया जिनका पहले बैंक अकाउंट नहीं था। उसको आधार से लिंक किया गया ताकि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो जाए अंडर पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कीम। और फिर उससे मोबाइल भी लिंक किया गया ताकि इंटेंडेड बेनिफिशियरी के अकाउंट में जब भी पैसा आए तो इन सबको पता लग जाए कि हमारे अकाउंट में पैसा आया है। तो इसको कहा गया है जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार एंड मोबाइल ट्रिनिटी। तो जैम ट्रिनिटी की मदद से आज के टाइम में जब सरकार अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स को इंप्लीमेंट कर रही है, तो लीकेज ऑफ फंड, करप्शन, घोस्ट बेनिफिशियरीज के प्रॉब्लम्स काफी हद तक कम हो गए हैं। कई सारे स्कीम्स इसके अंतर्गत इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, जैसे कि राशन कार्ड को लिंक कर दिया गया है
आधार कार्ड से। तो इससे पीडीएस शॉप्स पे होने वाले जो करप्शन है, जिसमें इंटेंडेड बेनिफिशियरी को अनाज दिया ही नहीं, फूड ग्रेन दिया ही नहीं, मार्केट में बेच दिया, ऐसे पीडीएस शॉप ओनर्स पर पहले करते थे, वो सारी प्रॉब्लम्स एड्रेस हो गई हैं काफी हद तक। अलग अलग स्कीम्स और भी, जैसे कि एलपीजी पे सब्सिडी दी जाती है। तो अब हाल फिलहाल में मैंने बताया भी था कैसे एलपीजी में 200 रुपये एडिशनल सब्सिडी दी जाएगी अंडर स्कीम नोन एज पहल। तो एलपीजी की सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के फॉर्म में आती है। पीएम किसान स्कीम में 6,000 रुपये दिए जाते हैं फार्मर्स को इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज 2,000। वो भी आधार के थ्रू होता है। एमजी नरेगा में जो वर्कर्स होते हैं, जो एमजी नरेगा के अंतर्गत काम करते हैं, 100 दिन का रोजगार, अनस्किल्ड लेबर इन रूरल एरियाज, उनका भी जो फंड ट्रांसफर है वो सीधा सीधा उनके अकाउंट में होता है थ्रू दिस जैम ट्रिनिटी। सो ऑल सच schemes being implemented through JAM Trinity under direct benefit transfer has led to reduction in corruption, leakage of fund issues and ghost beneficiaries। लेकिन आधार के इतने सारे फायदों के बाद आधार की कुछ चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स भी हैं। इश्यूज विथ आधार, आधार के अगर इश्यूज देखे जाए तो मेनली दो हैं। उसमें से पहला इशू है प्राइवेसी का। आधार कार्ड बनाने के लिए हमारा कुछ बायोमेट्रिक डिटेल्स लिए जाते हैं, कुछ तो डेमोग्राफिक डिटेल्स लिए जाते हैं, हमारा घर का पता, नाम, पिताजी का नाम, ये सब कुछ डेटा लिए जाते हैं, उसको कहा जाएगा डेमोग्राफिक डिटेल्स। उसमें कोई खास प्राइवेसी वाली बात तो है नहीं, आपका नाम, एड्रेस क्या है, उसमें कोई प्राइवेसी वाली बात है नहीं। लेकिन कुछ बायोमेट्रिक डिटेल्स भी लिए जाते हैं, जैसे कि आइरिस स्कैन, थंब इम्प्रेशन, ये सब एक जगह डेटा स्टोर किया जाता है। तो हमेशा एक डर रहता है कि हमारा डेटा कहीं लीक ना हो जाए, कहीं आ, ऐसे लोगों के हाथ में ना पड़ जाए जिनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। क्योंकि आधार रिलेटेड फ्रॉड के कई सारे केसेस आ रहे थे। जैसे आधार में हमारा थंब इम्प्रेशन जो है वो स्टोर्ड रहता है एज ए बायोमेट्रिक डिटेल, तो उसको चुरा करके कुछ कुछ बैंक फ्रॉड के केसेस सामने आए थे आधार रिलेटेड, मैंने न्यूज़पेपर में कवर भी किया था। तो प्राइवेसी ब्रीच का इशू है। गवर्नमेंट ने उस पर रेस्पॉन्स दिया जरूर है कि डेटा इज सिक्योर्ड इन ए वेल क्रिएटेड सिस्टम, और सरकार में भी वही लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल या उससे ऊपर के हैं, एंड दैट टू ओनली ऑन डायरेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अबोव। तो सरकार ने अपने तरफ से तमाम रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं प्राइवेसी ब्रीच को अवॉइड करने के लिए, येट द थ्रेट ऑफ प्राइवेसी ब्रीच ऑलवेज रिमेन्स देयर। दूसरा है आधार का, कि देखिए प्राइवेसी ब्रीच का तो डर है, इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दिए हैं आधार के ऊपर, कि अगर किसी सिटीजन को प्राइवेसी ब्रीच का बहुत ज्यादा डर है तो उसके लिए आधार कार्ड बनवाना कंपलसरी नहीं है। इट्स नॉट अ कंपल्सन इन आवर कंट्री एज पर सुप्रीम कोर्ट टू हैव आधार कार्ड। दूसरा, गवर्नमेंट के कोई भी एसेंशियल सर्विसेज के लिए, जैसे स्कूल में एडमिशन कराना है, हॉस्पिटल में इलाज कराना, उसके लिए आधार इज नॉट नेसेसरी आज पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद भी कि आधार इज नॉट नेसेसरी फॉर एसेंशियल सर्विसेज, many a times it is seen that government makes Aadhaar mandatory for implementation of some government welfare scheme। तो what exactly Supreme Court means by this statement कि आधार नॉट नेसेसरी फॉर एसेंशियल सर्विसेज, तो कौन कौन से सर्विसेज इसमें आएंगे ये क्लैरिटी नहीं है। इसी कारण से कई दफा जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं होता है उनको कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। सो सच प्रॉब्लम्स कंटिन्यू इन आवर कंट्री। एक प्रॉब्लम है प्राइवेसी का आधार से रिलेटेड, दूसरा प्रॉब्लम है रिलायबिलिटी का, कि आपने आधार कार्ड बनाया भी है, अपने बायोमेट्रिक डिटेल्स दिए भी हैं, लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत अपना बेनिफिट क्लेम करने जाते हैं कि सर देखो मुझे पीएम किसान स्कीम के अंतर्गत 6,000 रुपये मिलने चाहिए, आपका थंब इम्प्रेशन ही मैच नहीं कर रहा, आइरिस स्कैन ही मैच नहीं कर रहा, तो ये प्रॉब्लम है। समटाइम्स द टेक्नोलॉजी इज नॉट वेरी मच रिलायबल एंड दैट लीड्स टू डिनायल ऑफ एंटाइटलमेंट, और इसका कंसिक्वेंस काफी हाई हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में गरीबी बहुत ज्यादा है। और झारखंड में इस तरीके का एक केस आया है जहां पे आप देखो कि स्टारवेशन रिलेटेड डेथ हुए हैं, क्योंकि जो इंटेंडेड बेनिफिशियरीज थे, भूख से लोगों की डेथ हुई है, क्योंकि जिन लोगों को राशन के थ्रू खाना मिलना था वो मिल नहीं पाया थ्रू पीडीएस शॉप, क्योंकि उनका बायोमेट्रिक्स जो है वो मैच नहीं हुआ, and for that reason they were denied the benefits under several government schemes even though these people were rightfully entitled। उनका आधार था भी, बायोमेट्रिक डिटेल्स था भी, बट द टेक्नोलॉजी somehow could not
इंश्योर दैट द वेरिफिकेशन इज डन इन राइट मैनर। तो रिलायबल नहीं है हर वक्त हर केस में, ये एक प्रॉब्लम है। आपका सब कुछ होने के बाद भी कभी कभार मैच नहीं होता है आपका बायोमेट्रिक डिटेल्स, और जब मैच नहीं होता है तो वेरिफिकेशन नहीं हो पाता, वेरिफिकेशन नहीं हो पाता तो फिर आपको उस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता है। इसी रिलायबिलिटी से रिलेटेड मेनली एक हाल फिलहाल में न्यूज आई है। दुनिया की एक रेटिंग एजेंसी है मूडी। मैंने क्लासरूम में भी बताया इकोनॉमिक्स के कि तीन इंपॉर्टेंट रेटिंग एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड, एस एंड पी, फिच एंड मूडी। तो ये जो तीसरी रेटिंग एजेंसी है मूडी, इसने हाल फिलहाल में मूडीज इसने हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट पब्लिश की है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एंड डिजिटल असेट। इसमें इसने बात की है अबाउट आधार, कि आधार से रिलेटेड कुछ कंसर्न है। पहला कंसर्न इसने हाईलाइट किया है बायोमेट्रिक इश्यूज का। रिलायबिलिटी पे इसने बात की है कि इंडिया का हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। ऐसे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ये काफी नॉर्मल सी बात होगी कि ये जो लैपटॉप है या ये जो डिजिटल सिस्टम्स हैं वो थोड़ा सा माल फंक्शन कर जाए, डिसफंक्शनल हो जाए, और उस केस में बायोमेट्रिक्स का मैच हो पाना थोड़ा कठिन है, और उस केस में फिर इंटाइटलमेंट्स आर डिनायड। तो बायोमेट्रिक इश्यूज से रिलेटेड रिलायबिलिटी का कंसर्न हाईलाइट किया है मूडी ने, स्पेशली गिवन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इन इंडिया। इसी तरीके की बात सीएजी ने भी कही थी। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट को तो नहीं जोड़ा था, बट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने लास्ट ईयर अपने एक रिपोर्ट में कहा था कि डेटा मैच ना होने का प्रॉब्लम एक मेजर इशू है विथ रिस्पेक्ट टू आधार। बायोमेट्रिक डिटेल्स मैच नहीं होते। दूसरा, मूडी ने अपने रिपोर्ट में यह भी कहा है कि तमाम जो आधार रिलेटेड डेटा हैं वो सेंट्रलाइज तरीके से स्टोर करके रखा जाता है। इतना सारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर जगह पे सेंट्रलाइज तरीके से स्टोर करके रखना, इट्स नॉट अ सेफ मैकेनिज्म टू डू इट। तो आधार रिलेटेड डेटा जो है उसको डिसेंट्रलाइज तरीके से, कुछ डेटा कुछ जगहों पे अलग अलग तरीके के इस तरह के सेंटर बनाने चाहिए, एंड आधार रिलेटेड डेटा शुड बी stored in a decentralized manner. This is what two things or two issues that Moody has highlighted with respect to Aadhaar implementation. Of course, government has rejected the claim कि Moody को क्या पता, दुनिया की रेटिंग एजेंसी है, इंडिया के बारे में ना उसको कुछ पता है, और उसने ऐसे ही स्टेटमेंट दे दिया। दैट इज टू सम एक्सटेंट ट्रू ऑल्सो, क्योंकि आधार रिलेटेड जो सर्विसेज दिए जा रहे हैं भारत के अंदर, उसकी तारीफ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भी की है। दैट इज ऑल्सो ट्रू कि आधार इनेबल्ड बेनिफिट सर्विसेज, एईबीएस, आधार इनेबल्ड बेनिफिशियरी सर्विसेज की तारीफ की है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने कि कैसे इससे करप्शन कम हुआ है, एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है। तो ऑल सच थिंग्स आर ट्रू, बट एट द सेम टाइम नो वन कैन डिनाई कि आधार रिलेटेड कुछ कंसर्न्स भी हैं, मेनली दिस प्राइवेसी एंड रिलायबिलिटी वाली। यही सारी बातें यहाँ लिख करके दी है मैंने ऐसे क्रिस्प नोट्स में। क्रिस्प नोट्स का पर्पस होता है कि आप अपना खुद का हैंड रिटन नोट्स बनाते चलें, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। दैट इज द पर्पस, इसीलिए मैं रोज लिख करके देता हूँ। ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस टॉपिक के बेसिस पे कि आधार ब्रिंग सॉल्यूशन एंड न्यू वेज टू इम्प्लीमेंट वेलफेयर स्कीम्स, बट इट इज ऑल्सो फ्रॉट विथ सम कंसर्न। अभी जिन लोगों को फ्रेश माइंड से आंसर लिखना है वो इस थोड़ा जो मैं हिंट्स देने जा रहा हूँ वो ना सुने, इस पार्ट को स्किप कर जाए। पर कुछ नए स्टूडेंट्स भी हैं, उनको थोड़ा सा हिंट्स में दे रहा हूँ ताकि उनको थोड़ा बूस्ट मिले आंसर लिखने में। देखिए, करना कुछ नहीं है, आधार को पहले डिफाइन कर दीजिए। 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन हो गया है सिंस 2016, ऐसा एक दो लाइन लिख दीजिए। फिर लिखिए कि आधार हैज लेड टू मेनी बेनिफिट्स विथ रिस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। फिर कुछ बेनिफिट्स लिख दीजिए जो यहाँ पे मैंने लिखा है, दो चार डेटा बता दीजिए, तीन चार गवर्नमेंट स्कीम्स के नाम लिख दीजिए। लेकिन फिर ये ट्रांजिशन लाइन दीजिए कि बट इट ऑल्सो इज फ्रॉट विद सम कंसर्न्स। यही सीधा सीधा आप ट्रांजिशन लाइन दे दीजिए हेडिंग में, इट इज ऑल्सो फ्रॉट विद सम कंसर्न्स, एंड देन राइट इश्यूज और कंसर्न्स, मेनली टू हेडिंग्स में, प्राइवेसी एंड रिलायबिलिटी। And then in the end, you conclude that though there are some issues associated with Aadhaar, and these issues should be phased out over a period of time, but given the benefits that have happened or arise because of Aadhaar, IMF and World Bank have lauded India's initiative of Aadhaar. तो IMF और World Bank ने इसकी तारीफ की, ऐसा कुछ बोल करके आप कंक्लूड कर सकते हैं। The next article is about substantial imitation or the concept of passing off. क्या है ये कॉन्सेप्ट, जरा देखते हैं। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू, आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखते हैं क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मींस क्रिएशन ऑफ माइंड।
विच इज जनरली इन इनटेंजिबल फॉर्मेट। देखिए जैसे आपके पास कार है, घर है, तो ये सब हो गया आपका टेंजिबल प्रॉपर्टी जिसको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। बट देयर आर सम इनटेंजिबल प्रॉपर्टी जिसको आप देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, विच आर जनरली क्रिएशन ऑफ माइंड। फॉर एग्जाम्पल आपके लिटरेरी वर्क्स, जैसे आपने कोई बुक लिखी, कोई कविता लिखी, सो दैट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपकी किसी कंपनी का लोगो है, दैट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपने कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है, बल्ब को एक नए तरीके से बना दिया है, बिना फिलामेंट वाला, कुछ भी ऐसा कर दिया, सो दीज आर नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसमें दो बातें हैं, दीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आर क्रिएशन ऑफ माइंड एंड दे आर इंटेंजिबल इन नेचर। तो इस तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, ताकि जिस इंसान ने बनाया है वही इसका कॉमर्शियल यूज कर पाए, ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज कोई भी इंसान इतना एफर्ट लेगा ही नहीं कि वो इस तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करे। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर किसी इंसान ने कोई नया गाना लिखा है, तो उस गाने को कोई और कॉपी ना करे, चुराए नहीं, ये इंश्योर होना काफी जरूरी है। अदरवाइज व्हाई वुड एनीवन टेक दैट मच एफर्ट टू राइट अ न्यू सॉन्ग और न्यू बुक? व्हाई वुड एनीवन क्रिएट ए न्यू टेक्नोलॉजी अगर कोई उसको कॉपी कर ले? अगर किसी कंपनी का लोगो सब लोग कॉपी कर ले, मैं घर में बैठ करके और कोई बेसिक सॉफ्ट ड्रिंक बनाऊं और ऊपर लिख दूं पेप्सी, और उसको मार्केट में बेचने लगूं, पेप्सी के लोगो का बेसिकली इस्तेमाल करूं, देन दैट विल हैम्पर द बिजनेस ऑफ पेप्सी। सो ये सब चीजें प्रोटेक्ट होनी जरूरी है। इसी के लिए लिटरेरी वर्क्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट्स का कॉन्सेप्ट है, कंपनियों के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेडमार्क का कॉन्सेप्ट है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए पेटेंट्स का कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एंड ट्रेड सीक्रेट, दीज आर आल्सो देयर, बट मेन जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो ये तीन है: लिटरेरी प्रोडक्ट्स, लोगोस एंड टेक्नोलॉजिकल थिंग्स, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। तो मान लीजिए कि इस इंसान ने कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई है, तो ये क्या करेगा, जा करके अपनी टेक्नोलॉजी को पेटेंट करा लेगा। पेटेंट कराने से इसको फायदा क्या होगा कि अब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बस ये कर सकता है, अगर किसी और को करना है तो पहले इससे परमिशन लेना होगा, इसकी इच्छा होगी तो ये कुछ फीस लेगा जिसको कहा जाता है रॉयल्टी, तभी वो परमिशन देगा। वैसे ही बुक्स, कॉपीज, बुक्स के लिए, सॉन्ग्स के लिए आप कॉपीराइट ले सकते हैं, अपने लोगों के लिए आप ट्रेडमार्क ले सकते हैं, प्रोटेक्शन। दिस इज हाउ दीज थिंग्स आर प्रोटेक्टेड। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लोबल लेवल पे डब्ल्यूटीओ ने एक अग्रीमेंट बनाया है जिसका नाम है ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो डब्ल्यूटीओ में दुनिया भर के देशों ने मिल करके, मेंबर कंट्रीज ने मिल करके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए मोटे मोटे नियम बनाए हैं कि दुनिया भर के देशों को ये नियम मानना चाहिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि अगर ग्लोबल लेवल पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ यूनिफॉर्म लॉ नहीं होगा तो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो पाएगा। अमेरिका की किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट भेजा इंडिया में बेचने के लिए, वहां से लैपटॉप आया इंडिया में, हमने उसका टेक्नोलॉजी कॉपी कर लिया, या इंडिया से कोई प्रोडक्ट गया अमेरिका में, वहां पे लोगों ने उसका टेक्नोलॉजी कॉपी कर लिया, तो फिर ट्रेड हैम्पर होगा ना। व्हाई वुड एनीवन सेल देयर प्रोडक्ट इन इंटरनेशनल मार्केट? फॉर दैट रीजन डब्ल्यूटीओ हैज फॉर्मुलेटेड सम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अंडर ट्रिप्स नॉर्म, so that basic intellectual property should be respected at global level in international trade। और ट्रिप्स के हिसाब से ही फिर एवरी कंट्री, मेंबर कंट्री ऑफ डब्ल्यूटीओ इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट सम नेशनल लॉज सो दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आर प्रोटेक्टेड। तो ट्रिप्स के हिसाब से ही हमारे देश में भी हमने नेशनल लॉज बनाए हैं, जैसे ट्रेडमार्क्स एक्ट टू प्रोटेक्ट ट्रेडमार्क, पेटेंट्स एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, डिजाइन एक्ट, जीआई एक्ट, ये सब हमारे देश में बनाए गए हैं टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। अब करंट न्यूज पे आते हैं। एक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला आया है दिल्ली हाई कोर्ट में। वहां पे ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे नाम का एक यूट्यूब चैनल आप कह सकते हैं, ये लोग अपने आप को कहते हैं स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म, यूट्यूब चैनल है बेसिकली। वहां पे ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे में लोग अलग अलग लोगों को इनवाइट करते हैं और उनके जीवन के एक्सपीरियंसेस के बारे में चर्चा होती है। तो ये एक ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे करके ये एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जिसको ये लोग स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं। इसी से मिलता जुलता, इसी तरीके का कवर पेज मिलता जुलता एक इंस्टाग्राम अकाउंट शुरू हुआ विथ नेम पीपल ऑफ इंडिया। देखिए कितने सिमिलैरिटी है। अब ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे वालों ने पीपल ऑफ इंडिया पे केस किया है दिल्ली हाई कोर्ट में।
बट ये केस जो है सीधा सीधा ना ट्रेडमार्क कॉपी करने का है, ना ही कॉपीराइट इंफ्रिजमेंट का, यानी कि ना ही कोई लिटरेरी प्रोडक्ट इसमें कॉपी हुआ है, ना ही सीधा सीधा डिजाइन कॉपी हुआ है। क्योंकि आप देखिए ना, ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे नाम ही अलग है, इसका पीपल ऑफ इंडिया नाम ही अलग है। तो किस ग्राउंड पे कंप्लेन किया है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने? ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने कंप्लेन किया है ऑन द बेसिस ऑफ पासिंग ऑफ। अब पासिंग ऑफ एक नया कॉन्सेप्ट है। पासिंग ऑफ अगर आपको समझना है तो आप यहाँ देखिए, बिस्लरी और बेस्लरी के बॉटल देखिए। पासिंग ऑफ एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें एग्जैक्टली लोगो तो कॉपी नहीं करती है दूसरी कंपनी, ताकि वो ट्रेडमार्क एक्ट में फंस जाएगी, उसके खिलाफ केस हो जाएगा, लेकिन अलग नाम से, लेकिन उसी तरीके का लुक दे करके वो प्रोडक्ट बना देती है। दिस इज नोन एज पासिंग ऑफ। तो ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने पीपल ऑफ इंडिया के ऊपर कंप्लेन किया है ऑफ पासिंग ऑफ, कि यू हैव deliberately created such a design which resembles to our design in order to channelize some of our customers to your platform. So this is an unfair competitive practice. अब दिल्ली हाई कोर्ट का देखना होगा क्या फैसला आता है, कैसे होता है। बट आई जस्ट होप कि यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस न्यू टर्म पासिंग ऑफ विथ हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर केस। अब ये जो ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे और पीपल ऑफ इंडिया वाला केस है, ये थोड़ा नया टर्न ले चुका है। अभी एक इसी तरीके का प्लेटफॉर्म है न्यूयॉर्क में, जिसका नाम है ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क। उसने क्लेम किया है कि देखिए, ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने उनका डिजाइन चुराया, ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क उनका कॉन्सेप्ट, उनका डिजाइन चुराया ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने, और वो उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क ने तो कभी इस पे कंप्लेन नहीं किया। लेकिन आज वो इस बात को इसलिए रेज कर रहे हैं क्योंकि ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे अब दूसरे इस तरह के प्लेटफॉर्म को चोरी का इल्जाम लगा रहा है। देन व्हाट दे हैव डन, यू सी, ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क के जो ओनर हैं ब्रैंडन स्टैंटन, उनका अभी हाल फिलहाल में एक ये ट्वीट आया है। उसमें कह रहे हैं कि आई हैव स्टेड क्वाइट ऑन द अप्रोप्रिएशन ऑफ माय वर्क बिकॉज आई थिंक ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे शेयर्स इंपॉर्टेंट स्टोरीज। तो आपने मेरा स्टाइल, मेरा कॉपी किया, और मैंने उस पर कुछ कहा नहीं क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं। Even if they have monetized for past, anything I would feel comfortable doing on ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क। तो ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क को आपने कॉपी किया, मैंने कुछ कहा नहीं। बट यू कैन नॉट बी सुइंग पीपल फॉर व्हाट आई हैव फॉर गिवन यू फॉर। तो आप दूसरों को इसी चीज के लिए केस कर रहे हैं, तो इस पे तो मुझे भी केस कर देना चाहिए। यही सारी बातें यहाँ लिखी हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्रिएशन ऑफ माइंड, अलग अलग तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, कॉपी राइट्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, प्रोटेक्टेड अंडर डिफरेंट प्रोविजंस लाइक लोगो, टेक्नोलॉजी के लिए पेटेंट है एंड ऑल। रेगुलेशंस के लिए इंटरनेशनल लेवल पे ट्रिप्स लॉ है, नेशनल लेवल पे पेटेंट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, कॉपीराइट एक्ट है। करंट केस ऑफ ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे अगेंस्ट पीपल ऑफ इंडिया। पासिंग ऑफ मैंने आपको बता दिया है, ब्रांड लोगो का इमिटेशन विथ रॉन्ग स्पेलिंग। तो नॉट एग्जैक्टली ट्रेडमार्क वायलेशन है ये, बट फिर भी कहीं ना कहीं बिजनेस को तो इम्पैक्ट करता ही है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ब्रेंट क्रूड। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, ब्रेंट क्रूड है क्या? दुनिया में तीन ऐसे मेजर मार्केट हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के, जो मेनली क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस के कुछ अलग। सो दुनिया में तीन ऐसे क्रूड ऑयल के मार्केट हैं जो दुनिया भर के क्रूड ऑयल प्राइसेस का रेट डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड सप्लाई। तीन मेन मार्केट है। एक है ब्रेंट क्रूड मार्केट। ब्रेंट क्रूड मार्केट इट ओरिजिनेट्स, ब्रेंट क्रूड ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ सी रीजन। यहां से, इस रीजन से जो भी क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट किया जाता है, दैट इज सोल्ड इन दिस ब्रेंट क्रूड मार्केट। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल ओरिजिनेट्स फ्रॉम ऑयल फील्ड्स इन नॉर्थ सी बिटवीन सेटलैंड आइलैंड्स एंड नॉर्वे, यहाँ पे। और ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो ब्रेंट क्रूड मार्केट में बेचा जाता है, जो इस रीजन को कवर करता है। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो नॉर्मली कहा जाता है इसको स्वीट क्रूड ऑयल। स्वीट क्रूड ऑयल इसको इसलिए कहते हैं ब्रेंट क्रूड को, क्योंकि इसके अंदर सल्फर कंटेंट काफी कम रहता है। सल्फर कंटेंट कम होना ऑयल को अच्छा बनाता है, इट मेक्स इट मोर फेवरेबल, मोर डिजायरेबल, क्योंकि उसका पेट्रोल या गैसोलीन कंटेंट हाई होता है उस क्रूड ऑयल के अंदर जिसमें सल्फर कंटेंट लो है। सो ब्रेंट क्रूड
मार्केट जो है इस रीजन को कवर करता है। यहाँ के जो ऑयल हैं दैट नेचुरली और नॉर्मली कम्स फ्रॉम ब्रेड क्रूड ऑयल, एंड ब्रेंट क्रूड ऑयल इज स्वीट, इसीलिए इसको कहा जाता है स्वीट क्रूड ऑयल। इट इज स्वीट बिकॉज इट्स सल्फर कंटेंट इज लो, एंड बिकॉज ऑफ लो सल्फर कंटेंट जो हाई एनर्जी वाले प्रोडक्ट्स हैं जैसे पेट्रोल वगैरह वो ज़्यादा एक्सट्रैक्ट होते हैं फ्रॉम ब्रेंट क्रूड ऑयल। दूसरा इंपॉर्टेंट मार्केट है WTI, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। इट कवर्स दिस टेक्सास रीजन ऑफ यूएस। तीसरा है दुबई क्रूड, इस रीजन के लिए, वेस्ट एशिया के लिए। ये तीन मेन इंपॉर्टेंट मार्केट हैं क्रूड ऑयल के वर्ल्ड वाइड। ब्रेंट क्रूड से रिलेटेड न्यूज है कि ब्रेंट क्रूड मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस काफी हाई हो गया है, $93 पर बैरल हो गया है। और ब्रेंट क्रूड दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल मार्केट माना जाता है, जो बाकी ऑयल मार्केट्स के रेट्स को इम्पैक्ट करता है। तो ब्रेंट क्रूड मार्केट में ऑयल का प्राइस ऊपर गया है, तो बाकी जगहों पे भी नाउ वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट और दुबई मार्केट में भी अब क्रूड ऑयल का दाम ऊपर जाएगा, विच विल हैव डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। क्यों इंडियन इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा? क्योंकि इंडिया इज वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल। दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल हम कंज्यूम करते हैं, तीसरे नंबर पे हम उसमें, यूएस और चाइना के बाद। ऑयल कंज्यूम तो हम करते हैं, वो तो एक कंसर्न है ही, बट द प्रॉब्लम इज कि हमारे यहाँ पे नेचुरली क्रूड ऑयल मिलता नहीं है। तो अबाउट 85% ऑफ आवर ऑयल नीड इज मेड थ्रू इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट हम करते हैं, और फॉरेन मार्केट में अगर क्रूड ऑयल का दाम ऊपर जाएगा तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व पे सीधा सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। दैट इज आवर कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू राइजिंग ब्रेंट क्रूड प्राइसेस। इस टॉपिक के बेसिस पे यूपीएससी ने 2020 में ये प्रीलिम्स क्वेश्चन पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्रॉब्लम ऑफ इरोजन इन आसाम। तो ओके, इरोजन का प्रॉब्लम एक मेजर प्रॉब्लम है। दो ही मेजर चैलेंजेस हम फेस करते हैं आसाम में, वो है फ्लड एंड इरोजन का। इरोजन से रिलेटेड कुछ डेटा मैं आपको यहाँ शेयर करूंगा आपके साथ। तो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 4 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, जीएस पेपर 5 इनफैक्ट असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो हाई स्पीड है, क्योंकि डिस्चार्ज जो है होता है वाटर का, वो काफी हाई स्पीड में होता है। इस कारण से कोस्टल रीजन में रेगुलर तौर पे इरोजन का प्रॉब्लम जो है वो काफी हाई है। माना जाता रहा है कि अबाउट 7% ऑफ द लैंड इन 17 रिवराइन डिस्ट्रिक्ट्स इन आर स्टेट असम हैज बीन लॉस्ट इन पास्ट 50 ईयर। तो 7% लैंड हम खो चुके हैं, दैट्स अ मेजर अमाउंट। और अकॉर्डिंग टू अनदर डेटा, ब्रह्मपुत्र इरोड्स अबाउट 80 स्क्वायर किलोमीटर एरिया फ्रॉम असम एवरी ईयर। ये करंट न्यूज जो है इट इज फ्रॉम लिगिरी बारी देसांगमुख रीजन, इस तरीके का इमेज वहां से आया है रिगार्डिंग इरोजन। इरोजन का सबसे ज्यादा बड़ा खतरा देखा जाता है मजूली डिस्ट्रिक्ट में। मजूली आपको पता है रिवराइन आइलैंड है, इट इज स्लोली गेटिंग इरोडेड। क्योंकि मजूली कैसा है, रिवराइन आइलैंड है, कैसे बना है? तो एक तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है और ब्रह्मपुत्र नदी बाइफरकेट हो जाती है। एक तो मेन स्ट्रीम हो गई ब्रह्मपुत्र की, और राइट साइड में एक उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाती है खरकुटिया, ये खरकुटिया। और नॉर्थ से आती है सुबनसिरी रिवर, जिसमें जाकर के खरकुटिया से मिल जाती है। तो ब्रह्मपुत्र, खरकुटिया, सुबनसिरी, ये तीन मिलकर के बीच में बनाते हैं मजूली आइलैंड। और मजूली आइलैंड को तीनों तरफ से इरोजन को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। दैट इज वाई मजूली का एरिया माना जाता है कि दैट वाज समवेयर क्लोज टू 1250 स्क्वायर किलोमीटर इन 1890, वो घट करके आ गया लगभग 515 स्क्वायर किलोमीटर। और जिस रेट से इरोजन हो रहा है मजूली का, some experts believe कि मजूली will completely disappear by 2040. So these are some serious problems that Assam as a state is facing because of high discharges of water by Brahmaputra river, and that too at a higher speed. Next article is about Wahida Rahman for Dada Sahab Phalke Award. This topic is important from prelims exam point of view. तो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग देती है। इट इज हाईएस्ट ऑनर इन इंडियन फिल्म फ्रैटर्निटी, गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर ग्रोथ ऑफ इंडियन सिनेमा। इस अवार्ड को 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी। इस अवार्ड विनर को एक स्वर्ण कमल दिया जाता है अलॉन्ग विथ प्राइज ऑफ 10 लाख रुपीज, सिल्क रोल एंड सॉल। द अवार्ड इज गिवन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड वाज देविका रानी इन 1969। दादा साहब फाल्के कौन थे जी? 1913 में दादा साहब फाल्के रोड, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड इंडियाज फर्स्ट फीचर फिल्म, जिसका दैट वाज अ साइलेंट फिल्म, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। अब मौजूदा न्यूज पे आए
तो हाल फिलहाल में सरकार ने अनाउंस किया है कि वहीदा रहमान जी को साल 2021 के लिए दिया जाएगा दादा साहब फाल्के अवार्ड, विच विल बी गिवन इन 69th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी। दादा साहब फाल्के अवार्ड से रिलेटेड इस बार जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था एपीएससी का, उसमें प्रश्न आया हुआ है। टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज रिटर्न दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, गणपति सेलिब्रेशन इन लाइन विथ Muslim festival of Muharram and OC Rexes associated with Bennu. That's all from our side for today. Thanks for watching.